हाय फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार नेट एजुकेशन के इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीटेट और टेट के अंतर्गत जो 1 to 5 में कुछ जीके के और भी पार्ट हैं, जैसे सेकंड पार्ट माना जाए, जो जीएस के रूप में प्रश्न पूछा जाता है, बट वो जीके ही कहलाता है, वो समाज अध्ययन या इन्वायरमेंट स्टडी नहीं आता है। एवं 6 to 8 में जो साइंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं या 6 to 8 में जीके से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सारे मिक्सअप हैं कहीं ना कहीं। तो 6 to 8 के स्टडी साइंस स्टडी को ले लें और 1 to 5 के जीके को ले लें, उसके संदर्भ में ये वीडियो हमारा होगा। इसके अंतर्गत हम विशेष रूप से शरीर की संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि शरीर क्या है, शरीर की संरचना क्या है। इससे संरचना के बारे में मुख्य रूप से हृदय के बारे में हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि हृदय क्या होता है। तो दोस्तों, हृदय जो होता है वो मुख्य रूप से चार भागों से बना होता है, जो दायां निलय और बायां अलिंद और बायां निलय के रूप में होता है। ये चार भाग कहीं न कहीं हमारे हृदय की संपूर्ण संरचना होती है। 4 कोष्ठकों में बना एक पेशीय संरचना होता है हमारा हृदय। रुधिर की बात करते हैं तो रुधिर जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के रूप में विस्तृत है। यह भी एक संयोजी ऊतक है हमारे शरीर की, और यह हमारे शरीर में 65 से 70% के रूप में होता है। 65 से 70% के रूप में हमारे शरीर में पानी होता है, बट रुधिर जो होता है वो 4.5 से 5 लीटर के रूप में होता है हमारे शरीर में। धमनी और शिरा की जहाँ तक बात करते हैं तो जो शुद्ध रक्त है, जो हमारे हृदय से शुद्ध रक्त, हमारे हृदय के काम है रक्तों को शुद्ध करना एवं श्वसन तंत्र के रूप में काम करना। तो यह जो शुद्ध रक्त है जो हमारे शरीर में आती है या बनती है, तो शुद्ध रक्त को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम धमनी करता है एवं सभी अंगों से अशुद्ध रक्त को यहाँ तक हृदय तक लाने का काम शिरा करता है। तो जाहिर है कि शुद्ध रक्त जो होगा वो कहीं ना कहीं कम होगा, अर्थात शुद्ध रक्त जो शरीर में जा रहा है वो धमनी के माध्यम से कम स्पीड से जाता है, उसकी 80 आरपीएम जो दिया रहता है। और शिरा जो है वो अशुद्ध रक्त है जो शरीर के सभी अंगों से लाकर हृदय तक पहुंचाती है, वो 120 आरपीएम के रूप में होता है। इसलिए शायद हमारा जो बीपी होता है 120/80 होता है, जो कहीं ना कहीं धमनी और शिरा के इस विस्तृत स्पीड के कारण होता है। तो यह हमारा जो हृदय है वो कैसा है, इसकी संरचना क्या है। रुधिर है, रुधिर किन कणों से मिलकर बनी है। डब्ल्यूबीसी क्या है, आरबीसी क्या है। तो आरबीसी रेड ब्लड सेल होता है और जो हीमोग्लोबिन के रूप में हमारे शरीर में मौजूद होता है। और डब्ल्यूबीसी जो है एक प्रकार का एक सुरक्षा कवच है हमारा, क्योंकि हमें अगर विशेष प्रकार किसी प्रकार की समस्या, बीमारी इत्यादि होती है तो कहीं ना कहीं उसके लिए डब्ल्यूबीसी उसे रोकने का काम करती है। किसी भी शरीर में किसी प्रकार की समस्या को समाप्त करने का काम जो है वो डब्ल्यूबीसी करती है। डब्ल्यूबीसी एक प्रतिरोधक क्षमता के रूप में शरीर में होता है। यह प्रतिरोधक क्षमता के रूप में हमारे शरीर में काम करता है। श्वसन तंत्र की जहाँ तक हम बात करते हैं तो श्वसन तंत्र जो होता है वो पक्षियों में अलग, जीवों में अलग होता है। और हृदय भी पक्षियों और स्तनधारियों में हृदय जो होते हैं पक्षियों और स्तनधारियों में 4 प्रकार के होते हैं, 4 भागों में बटा होता है। सरीसृप और उभयचर में 3 भागों में बटा होता है और मछलियों में जो हृदय होता है 2 भागों में बटा होता है। इससे रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ में मिल जाएगा, बट इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र से संबंधित जो बात है वो हमारे हृदय में जो श्वसन तंत्र का कार्य है वो मनुष्य, मेढक, पक्षी और छिपकली पशु इत्यादि में फेफड़े के द्वारा होता है, जबकि मेढक और केंचुए में ये त्वचा के रूप में होता है। मेढक और मछली में ये गिल के रूप में होता है और कीटों में ये श्वास नली के रूप में होता है और अमीबा में इसकी शारीरिक सतह परत के रूप में होता है। तो ये श्वसन तंत्र किन जीवों में किस रूप में होता है ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिए और ये विशेष रूप से याद रखिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है हमारा पोषक तत्व और पदार्थ। तो पोषक तत्व पदार्थ के अंतर्गत हम कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन के बहुत सारे चार्ट आपको देंगे जो पीडीएफ में आपको है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन आप पोषक तत्व के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत देख लीजिए कि गेहूं, चावल, शक्कर, जौ, गन्ना ये सारे कार्बोहाइड्रेट के पॉइंट्स हैं। वसा जो है वो मुख्य रूप से दूध, मांस, मछली, मक्खन इत्यादि ये सारे आपको वसा के रूप में प्राप्त हो सकते हैं। प्रोटीन जो है वो मुख्य रूप से दाल, सोयाबीन और पनीर इत्यादि से प्राप्त होते हैं।
जहाँ तक विटामिन की बात है, विटामिन ए बी सी डी के ई एच जी के रूप में है। तो विटामिन ए जो है वो रेटिनॉल के रूप में है, यह रतौंधी नामक रोग को समाप्त करने का काम, इससे इसकी कमी से रतौंधी की बीमारी हो सकती है। तो रतौंधी को समाप्त करने के लिए आपको ये विटामिन ए का पोषण करना होगा। जो विटामिन ए आपको दूध, घी, गाजर इत्यादि से प्राप्त होगा। और विटामिन बी जो है ये थायमिन के नाम से जाना जाता है, ये बेरी नामक रोग इससे उत्पन्न होता है इसकी कमी से। इसकी पुष्टि के लिए आपको गाजर और चावल का सेवन करना होगा। और राइबोफ्लाविन जो B2 के नाम से जाना जाता है, यह भार में कमी और त्वचा जैसे ये बीमारी उत्पन्न हो सकता है इसकी कमी से। इसे दूध, हरी सब्जी और कलेजी इत्यादि से समाप्त किया जा सकता है। B6 जो है वो पायरोडॉक्सिन है, जो वृद्धि में कमी हो जाता है या अरक्ता भी कहलाता है। इसमें हरी सब्जी और मांस मछली खाना चाहिए। और कोबालमाइन जो B12 के रूप में माना जाता है, ये इसकी कमी से एमीनिया नामक रोग हो जाती है और खून की कमी होती है या मांस, कलेजी, दूध, मछली से खाने से ठीक होता है। जहाँ तक विटामिन सी की बात है, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है और इसकी कमी से एस्कर्वी नामक रोग होता है, जो नींबू, संतरा और आंवला से हमें प्राप्त होता है। कैल्सीफेरॉल ये विटामिन डी के नाम से जाना जाता है, जो रिकेट्स और सूखा रोग के रूप में अब इसकी कमी से होता है। ये अंडा, कलेजी, दूध, मांस, मछली से पूरा होता है। टोकोफेरॉल ये नपुंसकता को स्पष्ट कर देता है, या विटामिन ई के नाम से जाना जाता है। ये पत्तेदार सब्जी और अंडा से पूरा होता है। फिलोक्विनोन ये विटामिन के, ये रक्त थक्का बनाने का काम करता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो टमाटर, हरी सब्जी से प्राप्त होता है। निकोटीन पेलाग्रा रोग को बढ़ावा देता है, निकोटीन की कमी। इस तरह से ये विटामिन ए बी सी डी एच जे जो भी है, ये सारे आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं और इसको ये डाउनलोड करके आप याद कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की संक्रामक बीमारी की जहाँ तक बात करते हैं, ये बीमारियां जो है जैसे कि टाइफाइड, अमीबा और मलेरिया, डेंगू और पोलियो की जब हम बात करते हैं, तो टाइफाइड जो है वो साल्मोनेला मेनोला टाइफाइडी से उत्पन्न होता है, या आंत की समस्या है। अमीबा जो है वो एंटी अमीबा हिस्टोलाइटिका से उत्पन्न होता है, या बड़ी आंत की समस्या है। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम मच्छर से उत्पन्न होता है। डेंगू जो है डेन 14 वायरस एंडीज मच्छर से उत्पन्न होता है। पोलियो जो है ये भी एक प्रकार का वायरस है, वायरस से जनित रोग है, या मेरुरज्जु की कोशिका में ये क्षति पहुंचाता है, ये थूक इत्यादि से फैलता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी बीमारियां और ये सारे पोषक तत्व तो आपको याद रखना होगा, जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आप बोर्ड पे देख सकते हैं, पदार्थ, परमाणु, अणु, भौतिक रासायनिक परिवर्तन व अभिक्रियाएं। तो परमाणु के अंतर्गत आप किसी भी तत्व के सूक्ष्म कण को परमाणु कहा जाता है। तो इसे आप रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, परंतु ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। और वहीं अगर आपको हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु जो न्यूट्रॉन के अनुपस्थिति जिसमें होता है, परंतु एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन इसमें मौजूद होता है। ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज, आप याद रखना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। इसके लिए एक शॉर्ट सूत्र है आपको, इट पर नाच। ई इलेक्ट्रॉन की खोज अर्थात थॉमसन ने किया, इट पर अर्थात प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन ने किया, और नाच अर्थात नाच से न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया। तो इसे आप इस रूप में याद रखिएगा। अणु जो है वो पदार्थ का भी सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। थॉमसन का परमाणु मॉडल था कि एक खाने वाला लाल भाग के रूप में प्रोटॉन इसमें रहता है, और ये एक प्रकार का तरबूजा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है बीज के तरह इसमें घुसे रहते हैं। और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार प्रोटॉन केंद्र नाभिक में होता है, न्यूट्रॉन उसके चारों ओर होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चक्कर काट रहा होता है। बोर ब्यूटी, निल्स बोर ब्यूटी के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर काटता है, जो 2n² के रूप में होता है, जो KLMN के कक्षा के रूप में गतिशील होता है। तो इस तरह से जो भी परमाणु है उसे आप परमाणु अणु के जो रूप है उसे याद करेंगे। समस्थानिक, आइसोटोप, आइसोबार से निश्चित रूप से प्रश्न होगा। वैसे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु भार अलग होता है, उसे हम आइसोटोप्स बोलते हैं। तो आइसोटोप्स के अंतर्गत आप देख सकते हैं जैसे कि H1 है और 1 है, और फिर दूसरा H1 है और 2 है। ये आपको यहाँ परमाणु संख्या दोनों में समान है, तो ये प्रोटियम और ड्यूटेरियम के रूप में समस्थानिक अर्थात आइसोटोप्स हो जाएगा। संभारिक की बात करते हैं जैसे कि Ar80 एंड 40 की बात करते हैं, या ऑर्सेनिक जो 18 में जिसकी भार 40 है, जबकि कैल्शियम जो है वो भी इसकी संख्या 20 है जबकि इसका भार भी 40 है। तो ये आपको ये एग्जाम्पल आपको संभारिक के रूप में काम करना है, ये भी आप पीडीएफ से ले सकते हैं। समस्थानिक और संभारिक को यहाँ से ले सकते हैं। फिर द्रव की भौतिक अवस्थाएं हैं, कुछ ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, इसे आप याद रखिएगा।
पदार्थ को ऊर्ध्वापातन क्या है? जब पदार्थ सीधे ठोस से गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसे ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। पृथक्करण अर्थात अलग करने की प्रक्रिया। गलनांक मतलब जिस ताप पे कोई पदार्थ गलना प्रारंभ कर दे। क्वथनांक जिस पदार्थ पे उबलना प्रारंभ करते हैं। द्रवनांक जिस पदार्थ कोई द्रव बन जाए। वाष्पीकरण जब जल या कोई भी पदार्थ वाष्प उच्च तीव्र ताप में आकर वाष्पीकृत होता है तो वो वाष्पीकरण कहलाएगा। क्रिस्टलीकरण अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना। भंजन अर्थात लकड़ी या किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति उस ताप पर गर्म करना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना होगा परिभाषा के रूप में, तब आप किसी भी घटना के अनुकूल आप सोच सकते हैं। और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की जहां तक बात है, अभिक्रिया की जहां तक बात है, तो जब भी आपको कोई परिवर्तन ऐसा होता है जो पुनः हो जाता है तो वो भौतिक परिवर्तन होता है, और ऐसा परिवर्तन जो फिर से होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए अगर आप दूध से दही बना रहे हैं तो फिर दही को तोड़कर दूध नहीं बना सकते, यानी फिर से वो प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है जो नहीं आ रहा है, फिर से तैयार हो रहा है। जबकि भौतिक परिवर्तन में ये क्या है कि कोई भी घटना हो रही है वो फिर से हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए जल को वाष्प में बदल सकते हैं, फिर वाष्प को जल में बदल सकते हैं, तो ये चीज फिर से पुनः पूर्ति हो जाता है। अर्थात फिजिक्स आता है और केमिस्ट्री नहीं आता है, यानी कि फिजिकल चेंज में ये चीज पुनः प्राप्त हो जाता है और केमिकल चेंज में ये चीज पुनः प्राप्त नहीं होता है। तो आप इस रूप में इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोलाइड, निलंबन, मिश्रण। इसे आप याद कर सकते हैं कि वैसे मिश्रण के या विलयन के वह भाग जिसे हम आसानी से लग्न आंखों से देख पाते हैं वो निलंबन हो गया, और जिसे नहीं देख पाते हैं वो कोलाइड हो गया। और इसको आप विशेष रूप से याद कर लीजिएगा, कोलाइड निलंबन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जहां तक मिश्र धातु से संबंधित प्रश्न है ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, जैसे पित्तल, कांसा, जर्मन सिल्वर, स्टील, स्टेनलेस स्टील, ड्यूरेलियम, सोल्डर, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि मिश्र धातु किन किन धातु से मिलकर बना है, इसका क्या उपयोग है, ये आप चार्ट से याद कर लीजिएगा और जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। प्रकाश की जहां तक बात है कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। इसमें परावर्तन अपवर्तन की जब हम बात करते हैं तो जब प्रकाश किसी पृष्ठ से होकर परावर्तित होती है, जब प्रकाश किसी पृष्ठ से होकर परावर्तित हो जाती है तो घटना परावर्तन होता है। और अगर कोई माध्यम से प्रकाश आ रही है और किसी माध्यम में प्रवेश कर रही है, उसकी स्थिति अभिलंब की ओर हो जाती है, अभिलंब से दूर हो जाती है, तो वो उसका अपवर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ एक परावर्तक सतह है और अगर प्रकाश यहाँ से टकराती है इधर लौट जाती है तो यह एक प्रकार का परावर्तन होता है। यहाँ I इक्वल टू R होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परंतु अगर किसी माध्यम से एक प्रकाश आ रही है और ये इसी रूप में नहीं होगी बल्कि इधर थोड़ी टर्न हो जाती है, या इसी रूप में नहीं जाके वो थोड़ी और आगे टर्न हो जाती है, ये है हमारा अपवर्तन। अपवर्तन के बारे में हम एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं। एक दौड़ता हुआ बच्चा मान लीजिए कि भूमि पर दौड़ता अगर पानी में चल जाता है तो उसका स्पीड कम हो जाता है, या पानी से दौड़ता हुआ आ रहा है और अगर भूमि पे दौड़ने लगता है तो उसका स्पीड बढ़ जाता है। तो जब आप सघन से विरल में जाइएगा, सघन आबादी से विरल आबादी में जाइएगा तो आपकी स्पीड जो है बढ़ जाएगी, और जब आप विरल से सघन में आइएगा तो आपका स्पीड घट जाएगा। इसी रूप में आप इसे याद करिएगा परावर्तन अपवर्तन को, कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हो जाती है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती है तो कम हो जाती है, अर्थात अभिलंब की ओर झुक जाती है। यह प्रकाश के अपवर्तन का सिद्धांत है, आप इसे याद रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल लेंस या अवतल लेंस। इसकी उपयोगिता जो पूछी जाएगी आपको एग्जाम में, इससे रिलेटेड प्रश्न निश्चित रूप से होगा, तो आप विशेष रूप से देख लीजिए। इसको आप याद कर सकते हैं, जैसे कि बाइक या फोर व्हीलर या किसी में जो शीशा लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि छोटी बड़ी बड़ी कारें बहुत छोटी दिखाई देती है, अर्थात बड़ी वस्तु छोटी दिखाई देती है, कहाँ पे, उत्तल दर्पण में। जबकि वही उत्तल लेंस में जो छोटी वस्तु होती है वो बड़ी दिखाई देती है। तो इस तरह से आप अपोजिट वे में इसे याद कर लीजिए। अवतल दर्पण में क्या होता है कि छोटी छोटी चीजें दाढ़ी बनाने में नाई का उपयोग करता है, छोटी छोटी चीजें बड़ी दिखाई देती है, यानी कि अवतल दर्पण में छोटी चीजें बड़ी दिखाई देती, वही अवतल लेंस में छोटी चीजें बड़ी चीजें छोटी हो जाती है। तो ये इस व्यू में आप इसे याद कर सकते हैं, उत्तल अवतल दर्पण, उत्तल अवतल लेंस के बारे में। दृष्टि दोष से संबंधित बातें हैं, तो दृष्टि दोष जो है निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अभिमुखता। तो निकट दृष्टि दोष में जो दृष्टि दोष है वो दिखाई देता है, अर्थात निकट की चीजें दिखाई देता है परंतु दूर की नहीं। तो निकट, दीर्घ में दीर्घ की ही दिखाई देता है और निकट की नहीं, तो दीर्घ दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस की उपयोगिता होता है, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस की उपयोगिता होता है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए
ये एक प्रकार का सामंजस्य क्षमता कम हो जाने से होता है। इसके लिए द्विफोकल लेंस की आवश्यकता होती है। अभिमुखता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस की आवश्यकता होती है। इसमें वस्तु बिंदु के अनुरूप दिखती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन, जिसे हमने चार्ट के रूप में पीडीएफ में दिया है, आप वहां से इसे याद कर लीजिएगा। और लास्ट पॉइंट है कि हाइड्रोजन से अधिक विद्युत धनात्मक वाले पदार्थ कौन कौन है, जैसे लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये पूछा है प्रश्न, इसे आप याद रखिएगा। पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आप वृक्ष को हरा सोना कहा जाता है, ये याद रखिएगा। चिपको आंदोलन कौन दिया, आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था देहरादून में। और टेलर के अनुसार पर्यावरणीय शिक्षा का अभिप्राय है कि सद नागरिकता का विकास करना। मानव की उत्पत्ति होमोसेपियन से मानी जाती है। एक ही जाति के जनों को संगठन को समष्टि कहते हैं। बायोटा का अर्थ जैव समुदाय होता है। सहजीविता, परजीविता और सहकारिता को भी आप समझ लीजिए कि जब एक जीव किसी दूसरे जीव के संपर्क में रहकर दोनों को लाभ प्राप्त होता है तो वह सहजीविता होता है, और एक दूसरे को मदद करता है तो परोपकारिता होता है, और एक जीव किसी दूसरे जीव को खाकर अपना जीवन व्यतीत करता है तो वह परजीविता होता है। ये बातें आप स्पष्ट रूप से याद रखिएगा इन्हीं संदर्भों में। और कुछ पॉइंट और भी हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक्वा, एक्वा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ जल होता है। टेरा भी एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ भूमि होता है। वायु भी एक लैटिन शब्द है, यह आकाशीय जीव को कहा जाता है। और अबोर भी एक लैटिन शब्द है, यह वृक्ष और शाखाओं के रूप में होता है। वायवीय जीव उकाब और ईगल है, या अबाबिल या श्वेलो भी इसे कहा जाता है। ये सारी चीजें आपको पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ में मिल जाएगा, आप वहां से जरूर डाउनलोड कर लें। यह आपको साइंस 6 to 8 के साइंस के लिए और 1 to 5 के जीके के लिए बहुत ही उपयोगी है। और इस तरह से हम जीके और जीएस को मिक्स करके आपको 1 to 5 और 6 to 8 के लिए कुछ दे रहे हैं। आप विशेष रूप से इसे पढ़िए और इस कॉन्सेप्ट को समझिए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए, जो आपका इस बार सीटेट के लिए बहुत ही यूजफुल है। बहुत कम बताया है हमने, लेकिन यही कम आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। दोस्तों, बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है सीटेट की तैयारी के लिए। अगर इतना ही पढ़ते थे आपके लिए रामबाण साबित होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।